बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम। किसी मर्द के मुखातिब होने पर ज़ारा ने पीछे पलट कर नहीं देखा और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। वो भी तेज़ी से चलता हुआ इसके आगे आ गया। ये वही लड़का था जो कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैम प्लीज़ सुनिए, इसने गोया मिन्नत की। देखिए प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। इसकी आवाज़ में कपकपाहट वासिया थी। मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस 2 मिनट लूँगा आपका, इसने बड़ी इल्तिजा से कहा। जी कहिए, वो डरते डरते बोली। मैम मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मैं रोज़ आपको आते जाते देखता हूँ। कई दिन से आपको मैं फ़ॉलो कर रहा था, मगर आज हिम्मत करके आपसे बात कर ली, इसने बड़े इत्मीनान से कहा। ज़ारा की रूह फना हो गई। वो बिना कुछ कहे तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई, लेकिन वो फिर पीछे आ गया। मैम ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा ज़रूर। इसने एक चिट ज़बरदस्ती इसके हाथों में पकड़ाई। ज़ारा ने कॉलेज की चंद लड़कियों को आते देखा तो आगे बढ़ गई। क्या बात है ज़ारा, तबीयत तो ठीक है, रंगत क्यों उड़ी उड़ी है? सामने तख्त पर बैठी बड़ी भाभी ने दरियाफ्त किया। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तीनों भाइयों के साथ रहती थी। जी कुछ नहीं, दरअसल मुझे रास्ते में प्यास लग गई थी और धूप भी बहुत तेज़ है, इसने अटकते हुए बताया। अच्छा हाँ धूप तो बहुत है। अच्छा जाओ फ्रिज में शरबत रखा है, पी लो, भाभी ने कहा। जी ठीक है। वो सरपट भागी और अपने रूम में आ गई। दरवाज़ा बंद करके इसने बैग से वो चिट निकाली और पढ़ना शुरू किया। मेरी जान, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी और मेरे नंबर पर ज़रूर कॉल करोगी। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा सनी। नीचे इसने अपना फ़ोन नंबर लिखा था। ज़ारा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी नज़रों के सामने बार बार इस हैंडसम का चेहरा आ रहा था। दिल सिर्फ इसको सोच रहा था, मगर फ़ोन करने की हिम्मत ना थी उसमें। ज़ारा क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? बड़े भैया ने इसे खोए हुए देखा तो पूछने लगे। कुछ नहीं भैया, जल्दी से प्लेट पर झुक गई। बस स्टॉप तक पहुंचते हुए इससे बहुत डर लग रहा था। धड़कते दिल से वो आगे बढ़ी। सामने सनी खड़ा था। इसकी गहरी काली आंखों में शिकवा था। वो इससे निगाहें चुराती आगे बढ़ गई। वो भी बाइक स्टार्ट करता हुआ इसके पास से गुजर गया। इसका खफकी भरा अंदाज देखकर ज़ारा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अचानक वो पीछे पलटा और निगाहें आपस में टकराईं। ज़ारा ने सटपटाकर अपनी मुस्कुराहट समेटी और तेज़ी से आगे बढ़ गई। इसकी ज़िंदगी के भयानक दौर का आगाज़ हो चुका था। ज़ारा अपने कमरे में बैठी थी। इसकी नज़रों के सामने बार बार सनी का चेहरा आ रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो इससे बात करे, इसकी मोहब्बत का इजहार सुनती रहे, मगर इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बिलाखिर वो हिम्मत जुटाकर फ़ोन के पास आई। कांपते हाथों से इसने नंबर डायल किया, मगर एक बेल होते ही इसने डर कर फ़ोन काट दिया। इससे बहुत घबराहट हो रही थी। वो वापस पलट आई, तभी फ़ोन की घंटी बजी। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जी चाहा नज़रअंदाज करके चली जाए, मगर डरते डरते उठा लिया। फ़ोन उठाकर वो कुछ देर रिसीवर पकड़े रही। दूसरी तरफ से भी कोई कुछ ना बोला। खुश्क होते हलक से इसने हेलो कहा। मेरी जान। दूसरी तरफ से मोहब्बत में डूबी आवाज़ आई। इसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। ज़ारा, एक बार फिर प्यार से आवाज़ आई। ज़ारा के चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरने लगे। वो मुस्कुरा दी। जी कहिए, इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। कैसी हो? इसके लहजे में तड़प थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाए। इसका लहजा अब भी धीमा था। मेरी तो मत पूछो जान, जब से तुम्हें देखा एक पल भी करार नहीं, जैसे जान निकल जाएगी तुम्हारे बिना। अल्लाह ना करे, ज़ारा के मुंह से बेसाख्ता निकला। सनी इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर वो ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहे। फिर किसी के आने की आहट पाकर ज़ारा ने जल्दी से खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन रखकर कमरे में चली आई। कमरे में आकर ज़ारा को ये महसूस हुआ जैसे कमरे में हर तरफ खुशबू फैली हुई हो। इसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। बेड पर लेटकर इसने आंखें बंद की तो सनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। थोड़ी देर में वो इसके हसीन सपनों में खो गई थी।
सनी और ज़ारा का रिश्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू से बढ़ते हुए अब मुलाकातों तक पहुंच गया था। दोनों पार्क में बैठे थे। अब कब मिलोगी मुझसे? सनी बेताबी से पूछ रहा था। जल्द ही कोशिश करूंगी। अब रोज़ रोज़ तो नहीं मिल सकते ना सनी। अच्छा, अब लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, इसने टाइम देखते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हें सही से मैंने देखा भी नहीं, इसने खफकी से कहा। प्लीज़ सनी, आज जाने दो, फिर मैं जल्दी मिलने को आऊँगी, इसने इसे मनाना चाहा। अच्छा चलो, तब मेरे साथ 2-4 फ़ोटो ले लो, हमारे प्यार भरे लम्हों की यादगार रहेंगी। वो गाड़ी से कैमरा ले आया। इसकी खफकी से डर से वो खामोशी से तस्वीरें निकलवाने लगी। सनी काफ़ी क्लोज होकर फ़ोटोज़ ले रहा था। ज़ारा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोश रही। चलो अब तुम्हें मोड़ तक छोड़ाऊँ, इसने कैमरा बंद करते हुए कहा। वो इसे मोड़ तक छोड़कर वापस मुड़ गया और ज़ारा जल्दी जल्दी गली क्रॉस करके घर में दाखिल हुई। सामने बेचैनी से टहलते छोटे भैया को देखकर इसकी रूह फना होने लगी। वो इसकी तरफ बढ़े। कहाँ थी तुम? ये टाइम है आने का? वो नॉर्मल हो गई। मैं लाइब्रेरी चली गई थी, वहाँ टाइम लग गया, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब इंसान जानबूझकर गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो झूठ बोलते वक्त ना तो ज़ुबान लड़खड़ाती है और ना ही चेहरे की रंगत में फ़र्क आता है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना, मुझे इस किस्म की हरकतें पसंद नहीं। टाइम पर घर पहुंचा करो, इन्होंने सख्ती से कहा। जी अच्छा भैया, वो कहकर अपने कमरे में आ गई। ज़ारा, लो तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है। कपड़े चेंज करके वो बैठी ही थी कि भाभी की आवाज़ आई। वो जल्दी से बाहर आई कि कहीं इसकी दोस्त बोल न दे कि वो आज कॉलेज नहीं आई थी। हेलो ज़ारा। दूसरी तरफ आयशा थी। हाँ आयशा बोलो, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? इसने पूछा। हाँ, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दिल नहीं चाहा। तुम बताओ सब ठीक है ना? इसने धीमी आवाज़ में बताया। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। असल में कॉलेज की सालाना जलसे की डेट फिक्स हो गई है। 10 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्रोग्राम है, आयशा ने तफसील से बताया। 10 नवंबर, यानी आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। इसने बेड पर बैठते हुए सोचा, मोहब्बत सच्ची हो तो मिलने के रास्ते अल्लाह भी फराहम कर देता है। अब मैं अपने सनी के साथ पूरा दिन बिता पाऊंगी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती। इस नादान को क्या पता था कि अल्लाह ना महरमों से मिलने का कतई मौका फराहम नहीं कर सकता। वो तो बस आजमाता है कि देखूं मेरा कौन बंदा मेरी आजमाइश में पूरा उतरता है और कौन सा बंदा इसे नवाजिश समझकर गलत रास्ते का इंतखाब करता है। और महबूब से मिलने की चाह में पागल ज़ारा ने इसे नवाजिश समझ बैठी। खुदा कर 10 नवंबर का दिन आ ही गया। ज़ारा आज बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। सुबह ही वो सनी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली गई और पूरा दिन उसके साथ बिताया। गली में इसे ड्रॉप करके वो वापस चला गया और ज़ारा हंसती मुस्कुराती घर की तरफ मुड़ गई। सरशारी इसके अंग अंग से फूट रही थी, मगर भाई ने इसे गाड़ी से उतरते हुए और सनी को खुदा हाफिज करते हुए देख लिया था। वो खोलते हुए घर में दाखिल हुए। ज़ारा सोफे पर नीम दराज मुस्कुरा रही थी। ज़ारा, भाई अंदर आकर धाड़े। कौन था वो जिसके साथ तुम आई हो? वो भैया मेरे कॉलेज का लड़का है। मैं अकेली हो गई थी तो इसलिए इसने मुझे ड्रॉप कर दिया, वो अटक अटक कर बोली। झूठ मत बोलो ज़ारा, वो लड़का तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ता। सच सच बताओ कौन था वो? इन्होंने सख्ती से पूछा। वो मोहब्बत करता है मुझसे, मैं भी इससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। वो संभल चुकी थी इसलिए बेखौफी से बोली। जिस भाई के घूरने से वो दबक जाती थी, कभी नज़र मिलाकर बात नहीं की थी, आज इसी भाई की आंखों में आंखें डालकर वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। यह मोहब्बत का बख्शा हुआ इत्मीनान था या जहन्नुम की तरफ बढ़ते कदमों ने फासला कम किया था? भाई की आंखों में खून उतर आया, मगर इन्होंने इस पर हाथ नहीं उठाया। जाओ अपने कमरे में जाओ और इस लड़के को भूल जाओ, क्योंकि किसी के घर की इज्जत को होटलों में लेकर घूमने वाले कभी इसे घर की इज्जत नहीं बनाते। कल से तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद, इन्होंने कांपते हुए लहजे में कहा और अपने कमरे में चले गए। भैया के जाते ही वो लपक कर फ़ोन के पास आई और सनी को फ़ोन लगाया। हस्बे आदत एक ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया। उफ मेरी जान, इतनी बेकरारी कि घर पहुंचते ही कॉल कर ली। सनी चहकते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिए। भैया ने हमें देख लिया था और मुझसे पूछ रहे थे कि कौन था। मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और इन्होंने कहा कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। कॉलेज जाने पर भी इन्होंने मुझे पाबंदी लगा दी है और भैया ने एक बार जो कह दिया है इससे कभी वो पीछे नहीं पलटेंगे। मैं उनको जानती हूँ। अब मैं क्या करूँ सनी? वो रोने लगी। कुछ नहीं होगा यार, बस तुम ये बताओ क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अपनी
اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف اس نے پوچھا، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں سنی، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ تڑپ کر بولی، ٹھیک ہے پھر ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن سنی وہ گھبرا اٹھی، لیکن کچھ نہیں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بھائی جیسا چاہتے ہیں ویسا کرنا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کھانے کی میز پر وہ نہیں گئی، بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی کہ وہ ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ ہٹیں تو وہ سنی کو فون کرے کہ اس کی محبت جیت گئی، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ بھائی لوگ کھانا کھا کر ہٹ گئے، وہ کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ جب اس سے فارغ ہو گئی تو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ فون کے پاس آ گئی اور سنی کو فون ملایا۔ ہاں بولو زارا، سنی نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں سنی، اس نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے زارا، میں 11 بجے تمہاری گلی میں انتظار کروں گا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر دوسرے ہی پل سنی دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ مجھ سے شادی کرنے کو کیوں بولتا، اور اس نے صرف مجھے بلایا ہے، کسی زیور یا پیسے کی مانگ نہیں کی۔ اس نے محبت سے سوچا، مگر کیا سمجھائے کوئی اسے کہ کیا تم سے بھی قیمتی کوئی چیز ہے؟ مگر اف یہ نام نہاد محبت جس میں خوار صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، چند جوڑے کپڑے اور کچھ ضروری سامان رکھنے لگی۔ اس کی تباہی میں صرف کچھ وقت رہ گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اس تباہی کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا اور وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا۔ گلی سے نکلتے ہی اس نے سنی کی گاڑی سامنے سے آتے دیکھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ اسے لے کر وہاں سے نکل گیا جہاں سارا اپنے پیچھے ڈھیروں رسوائیاں اور بدنامیاں چھوڑ کر جا رہی تھی، جہاں کے شفقت اور محبت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ سنی اسے لے کر ہوٹل میں چلا گیا جہاں وہ 15 دن ٹھہرے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ کمرے میں کھٹر پٹر کی آوازیں سن کر زارا نے نیند سے بھوجل آنکھیں کھولی۔ سنی آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اتنے سویرے اٹھ گئے؟ اس نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم ناشتہ کر لینا، اس نے والیٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سنی کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ زارا تم سامان سمیٹ لو، میں نے کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیا ہے، وہ میری ایک جاننے والی ہیں، انہی کے ہاں رہنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ زارا اندر آ جاؤ۔ ایک بڑی سی کوٹھی میں وہ اسے لے کر آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی، اس کی نگاہیں چاروں طرف جائزہ لینے لگی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئیے سنی جی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ سامنے ایک ادھیر عمر عورت نمودار ہوئی۔ اس کے پہناوے کو دیکھ کر زارا کو الجھن ہونے لگی۔ وہ بہت چمکیلے بھڑکیلے لباس میں تھی۔ زارا یہ نادرا جی ہیں، تمہیں کچھ دن ان کے پاس رہنا ہوگا، سنی نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ مگر سنی میں یہاں کیسے رہوں گی؟ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرا اٹھی۔ کہیں نہیں، میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے، تو میں یہاں سے آ کر پھر لے جاؤں گا۔ اوکے اللہ حافظ۔ بھری بھری آنکھوں سے اس نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر روک نہ پائی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم آرام کر لو، اس نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ۔ اس نے کمرے پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ سامنے ڈبل بیڈ پہ ڈریسنگ ٹیبل اور کمرے کے وسط میں صوفہ رکھا ہوا تھا۔ صاف ستھرے کمرے سے بھی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ وجہ تھی اس کمرے میں جا بجا فحش لڑکیوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ اس نے نگاہیں ہٹا کر اس سے پوچھا، سنی کب تک آ جائیں گے؟ کیوں؟ تمہیں اس نے نہیں بتایا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں، بس اتنا کہا کہ کچھ دن یہاں رہو، پھر واپس آ کر مجھے لے جائیں گے۔ اس سے اس کی مسکراہٹ سے الجھن ہوئی۔ ہاں وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور تھوڑی سے پکڑ کر زارا کا چہرہ نزدیک کیا۔ اسے اس کے اس انداز سے وحشت ہونے لگی۔ بی بی، یہاں اگر کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو واپس لینے نہیں آتا۔ وہ جیسے اس کے بھول پن پر ہنسی تھی۔ زارا کے سر پر دھماکے ہونے لگے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اب تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو قبول کر لو، وہ سخت لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔
وہ کوئی معصوم بچی تو نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ یہ کوئی رشتہ دار کا گھر نہیں بلکہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں لڑک کر گر پڑی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، سنی واپس نہ آیا۔ وہ کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ زارا، نادرہ بیگم نے خلاؤں میں تکتی زارا کو پکارا۔ جی، وہ متوجہ ہوئی۔ یہ جہنم اس نے خود ہی خریدی تھی۔ دیکھ زارا، تو اب اس طرح مت رو۔ یہ جو کچھ ہے یہاں تمہیں زندگی بھر رہنا ہے۔ تم یہاں سے کسی حالت میں نہیں نکل سکتی، اس لیے جتنی جلدی تم اس حقیقت کو مان لو گی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، سب مجبور ہوتے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھ زارا، تیری طبیعت کو دیکھ کر میں نے تم سے کوئی کام نہیں لیا، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی تاکہ تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ وہ چپ چاپ ہسپات میں سر ہلا کر منہ دھونے اٹھ گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دونوں سکتے میں آ گئی۔ مگر ڈاکٹر، ہم یہ بچہ نہیں چاہتے، نادرہ پریشانی سے بولی۔ ہاں ڈاکٹر، آپ اسے ختم کر دیجئے، زارا نے بھی بے چینی سے کہا۔ دیکھیے، اول تو ہمارے ہاسپٹل میں یہ گناہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ تم بہت کمزور ہو۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ کئی ڈاکٹروں سے بات ہوئی، سب نے یہی بات کہی۔ نادرہ نے بھی سوچا، اگر بیٹا ہوا تو یتیم خانے میں ڈال دوں گی، اگر بیٹی ہوئی تو زارا جیسی ہی خوبصورت ہوگی اور ہمارے کوٹھے کی زینت بنے گی۔ زارا کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ دن گزرتے رہے۔ زارا نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ خبر پورے کوٹھے میں پھیل گئی۔ بچی نے سارے نقش ماں کے لیے تھے، مگر آنکھیں اور بال اس کے باپ جیسے تھے۔ اپنی جائے پیدائش سے بے خبر وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ زارا کی بے بسی انتہا پر تھی، مگر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ نادرہ نے بچی کا نام روبی رکھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ بڑی ہو کر وہ اس کوٹھے کی زینت بنے گی اور اس کے ہزاروں پروانے ہوں گے۔ جب روبی بڑی ہونے لگی تو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی، باہر سے مردوں کا آنا جانا دیکھتی تو اسے بہت عجیب لگتا۔ وہ روز دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھتی کہ وہ اسے سلا کر تیار ہو رہی ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی کہ امی کہاں جاتی ہیں روز مجھے یوں چھوڑ کر۔ جب روبی 14 سال کی ہوئی تو زارا بہت بیمار ہو گئی اور اسے کینسر ہو گیا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ جاتی۔ بیماری میں ہی زارا نے ایک دن روبی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی زندگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی اور وہ البم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے باپ کی فوٹو دیکھی تھی، مگر اس کا دل کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ اس کی بے تاثر سی نگاہیں فوٹو پر جم گئی تھی۔ روبی میرا بچہ، مجھے معاف کر دینا، میں تجھے اس جہنم سے نہیں نکال پائی، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ زارا اس کا ہاتھ پکڑ کر شدتوں سے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں امی، میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہ رہی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں میرا بچہ؟ اس جہنم سے سب جانا چاہتے ہیں، مگر تو کیوں نہیں جانا چاہ رہی؟ زارا نے تڑپ کر کہا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں باہر جاؤں پھر کوئی سنی مجھے یہاں لا کر پٹخ دے۔ میں دوسری روبی نہیں پیدا کرنا چاہ رہی امی، وہ ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی رات زارا نے اپنا سارا دکھ بانٹ لیا اور اس کا غم ہلکا ہو گیا، اور وہ جب سوئی تو پھر دوبارہ نہیں اٹھی۔ روبی نے خشک آنکھوں سے مری ہوئی ماں کو دیکھا، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ بس سفید چہرے اور خالی خالی آنکھوں سے وہ ماں کو دیکھتی رہی۔ کب میت چلی گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ماں کے مرنے کے بعد روبی گھنٹوں اپنے باپ کی تصویر کو خالی خالی نظروں سے گھورتی رہتی۔ وہ میٹرک کر چکی تھی، مگر نہ تو اس نے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، نہ ہی نادرہ خاتون نے اسے آگے پڑھنے کو کہا۔ یہاں رہ کر اسے مسلسل ماں کی یاد آتی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ کیسے کیسے کر کے اس نے 2 سال گزارے۔ پھر نادرہ نے اسے دوسرے شہر بھیج دیا کہ شاید آب و ہوا تبدیل ہو تو وہ نارمل ہو جائے۔ ویسے بھی وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے شہر آ کر وہ تھوڑا نارمل ہو گئی، مگر باپ کی تصویروں کو گھنٹوں گھنٹوں وہ دیکھتی رہتی۔ وہ آج کل مہرالنساء کے کوٹھے پر تھی۔ اگلے دن مہرالنساء کے کوٹھے پر سلمان صاحب آئے۔ مہرالنساء جی، آج کل ہمارے جینے کا کوئی سہارا ہے ہی نہیں آپ کے حسن بازار میں، انہوں نے مکروہ قہقہ لگا کر پوچھا۔ جی سرکار، آپ بس ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے، ایک ان چھوئی کلی ہم نے آپ کے لیے خاص دوسرے شہر سے منگوائی ہے۔
मेहरुन्निसा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बई, हमारी तो राल टपकने लगी अभी से, कब दर्शन करवाएंगी? इन्होंने बेसब्री से पूछा। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं जनाब, माल ज़बरदस्त है तो कीमत भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक रात का 10 लाख लूँगी। मेहरुन्निसा ने अदा से कहा, हमारे नज़दीक तो हुस्न की कोई कीमत नहीं, अभी हम तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है सरकार, तो फिर मैं कब तक इसे तैयार करवाऊँ? मेहरुन्निसा ने पूछा। अगले हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी बीवी कहीं जा रही है, अपने असीस के यहाँ। ठीक है सरकार, इसने एक अदा से कहा। सलमान हाशमी का बाज़ार हुस्न से पुराना ताल्लुक़ था। वो 45 साल के एक अमीर बिजनेसमैन थे। शादी के 15 साल गुजरने के बाद भी इनके यहाँ कोई औलाद न हुई। सलमान साहब ने अपने भतीजे अली को गोद लिया हुआ था, जिसके वालिदैन बचपन में इंतकाल कर गए थे। अली 7 साल का था जब वो सलमान साहब के घर आया। अली से वो अपनी सगी औलाद की तरह मोहब्बत करते थे। अली अब बड़ा हो चुका था और सलमान साहब का बिजनेस संभालने के काबिल हो गया था। एक दिन खाने के टेबल पर वो बोला, पापा, ये मेहरुन्निसा शहर की खासी मशहूर तवाइफ है ना? अली ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। हाँ बेटा, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? इन्हें हैरानी हुई। पापा, आपने इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों ट्रांसफ़र किए, जबकि आप तो कह रहे थे कि ये रुपए आपने किसी ट्रस्ट में दिए हैं? इसने इनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। सलमान हाशमी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर वो संभल कर बोले, हाँ बेटा, असल में तवाइफों का अपना कोई नहीं होता, ना ही इनकी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की होती है। लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनकी मदद कोई नहीं करता। सब तो इन्हें गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। वो जो करती हैं ये इनका और अल्लाह का मामला है, मगर हमें तो ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इन्होंने उठते हुए सफाई पेश की। अली का दिल शर्मिंदगी से भर गया। आई एम सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। आप तो ग्रेट हो पापा, आपने इनके बारे में सोचा जिनके बारे में लोग सोचना भी गुनाह समझते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू पापा। वो इनके गले लग गया। इन्होंने इसकी पुश्त सहलाई और अपने चेहरे से पसीना साफ़ किया। रूबी, मेहरुन्निसा ने बिस्तर पर नीम दराज मोबाइल में गेम खेलती रूबी को पुकारा। जी आपा जी बोले। वो सीधी होकर बैठ गई। देख रूबी, अब तो तू बड़ी हो गई है और कोठे के असूल के मुताबिक तू इस लायक हो गई है कि तू अपनी ड्यूटी शुरू कर दे। तू समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। तो कब से शुरू करना है मुझे अपना काम? इसने सपाट लहजे में पूछा। मेहरुन्निसा के वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसा रिएक्ट करेगी। इसे पूरा यकीन था कि वो रोएगी, चिल्लाएगी, मना करेगी। इसे इस पर बहुत तरस आया, मगर वो भी क्या कर सकती थी। अगले हफ्ते तुम्हें इस शहर की बहुत बड़ी शख्सियत ने बुक किया है, मेहरुन्निसा ने बताया। ठीक है फिर, वो बेनियाजी से बोली। ब्यूटिशियन ने इसके मेकअप का फाइनल टच दिया और सताइशी नज़रों से इसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह, नज़र न लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो अफसरदगी से मुस्कुरा दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। कोठी के ख़ास हॉल में शराब व शबाब की महफिल जारी थी। वो चुपचाप अकेली कमरे में बैठी रही। चलो रूबी, साहब कमरे में आ गए हैं। मेहरुन्निसा ने इसका हाथ पकड़कर उठाया। मेहरुन्निसा इसको लेकर एक कमरे के पास आ गई। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र सोफे पर पड़े आरे तिरछे वजूद पर पड़ी, जो कि शराब पीकर बेसुध था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो थोड़ा करीब आई और अधखुली आंखों से वो मुस्कुराया। रूबी पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और वो अपनी चीखों को दबाती तेज़ी से वापस पलटी। इसने पकड़ने की कोशिश की, मगर नशे की वजह से लड़खड़ा गया और भागती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई और अपने बिस्तर पर गिरकर तड़प तड़प कर रोने लगी। अपने पैदा होने का अफसोस, अपनी माँ के मौत का गम, अपने तवाइफ बनने की ज़िल्लत जैसे सारे पहाड़ आज ही इस पर टूटे हों। इसकी बेबसी इंतहा पर थी। इसने सोचा था कि वो कभी अपने बाप से मिलेगी, वो भी ऐसी जगह। या अल्लाह, क्या इससे बड़ी कोई क़यामत आनी बाकी है? वो हिचकियों से रो रही थी। जिस असियत से वो गुजर रही थी, इसका कोई भी गुमान नहीं कर सकता। जिस शख्स की तस्वीरें वो दिन रात देखती थी, जो इसका बाप था, वो आज उसका सुदागर बनकर आया था। बाहर से सलमान हाशमी के धाड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऐसी ऐसी लड़कियों को रखते हो तुम लोग जो ऐन टाइम पर पारसा बन जाती हैं। मैं बात करती हूँ साहब, बच्ची है ना समझ है। मेहरुन्निसा ने मिन्नत की। वो तन फन करती मेहरुन्निसा के पास आई और एक थप्पड़ इसको लगाया। रूबी ज़मीन पर गिर पड़ी। बेगैरत, तू तो गुनाह है,
तुझे ये गुनाह करते हुए क्यों मौत आ रही है? तू तो पैदा ही हुई है एक गुनाह के नतीजे में। इसने लातों से इसको मारना शुरू कर दिया। 10 लाख का गम कम नहीं होता। वो ज़बरदस्ती इसे खींच कर ले जाने लगी, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। सलमान हाशमी गालियां बकते हुए वापस चला गया। रूबी ने अपनी आंखें खोली तो खुद को बेड पर पाया। इसके पास ही कुर्सी पर मेहरुनिसा बैठी थी और 2 नौकरानियां भी पास खड़ी थी। मेहरुनिसा तेजी से इसके करीब हुई, इसका माथा चेक किया। तुम ठीक हो? इसने हाँ में सर हिलाया। देख रूबी, ये तू मत समझ कि ये सब करने से तू बच जाएगी। तुझे ये सब करना ही है। अब की बार तो मैं माफ़ कर रही हूँ, मगर अगली बार ज़बरदस्ती करूँगी। बस तू ठीक हो जा जल्दी से। रूबी की तबीयत कुछ नॉर्मल हुई तो वो मेहरुनिसा से इजाज़त लेकर पार्क में थोड़ी देर तरबियत पिलाने आ गई। वो चुपचाप बेंच पर आकर बैठ गई। 2 आंखें इसे काफ़ी देर से देख रही थी। फिर वो वापस कोठे पर आ गई। अब इसका रोज़ का मामूल था कि वो पार्क में घूमने आती और चुपचाप इसी बेंच पर बैठ जाती। आज भी वो सामने खेलते बच्चों को देखने में मगन थी कि इसके सामने बैठा लड़का मुसलसल इसे देखे जा रहा था। इसकी नज़रों से खाइफ होकर वो चुपचाप वहाँ से उठकर वापस आ गई। सलमान साहब और उनकी बीवी समीना डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अली की निगाहें खाने पर और जहन पार्क में बैठी इस उदास लड़की की तरफ था। समीना बेगम ने इसकी खामोशी को महसूस किया। क्या बात है बेटा, तुम चुप हो? सब खैर तो है ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। वो उठकर अपने रूम में चला गया। बेड पर लेटकर वो इसी लड़की को सोचने लगा। वो इसके हवासों पर मुकम्मल तौर पर सवार हो चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आज भी वो पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चों को देखकर उदासी से मुस्कुरा रही थी। अली की नज़र बार बार भटक कर इसकी तरफ जा रही थी। इसने अपनी फितरत से हटकर इसका पीछा करने का सोचा और इसके उठने का इंतज़ार करने लगा। अब वो अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। अली इसे देखने में मगन था। इसने महसूस किया कि आज फिर इसे कोई देख रहा है। सामने देखा तो वही लड़का था। नागवारी से वो उठकर चली आई। वो धीमी रफ्तार से चल रही थी कि अली इसको फॉलो करने लगा, मगर जिस इमारत के अंदर वो दाखिल हुई इसे देखकर अली को बहुत बड़ा धचका लगा। इसका दिल टूट गया कि जिस लड़की से वो इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है वो तवाइफ है। वो बुझे हुए दिल के साथ वापस पलट गया। अली अपने कमरे में मुसलसल इसी के बारे में सोचे जा रहा था और इसका दिल इससे दस्तबरदार होने के नहीं जा रहा था। सारी रात इसने कभी जाग कर कभी सोकर गुजारी। दूसरे दिन ना चाहते हुए भी वो पार्क में चला गया। वो चलता हुआ इसके पास आकर बैठ गया। आपका नाम क्या है? इसने डायरेक्ट पूछा। रूबी, वो बिना मुतवज्जो हुए बोली। मैं रोज़ आपको देखता हूँ, इससे बताया। जानती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? वो बहुत जल्द पॉइंट पर आ गया। वो बस इसे देख कर रह गई। बोलिए कुछ तो आप, इसने दोबारा पूछा। मगर मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, इसने सपाट लहजे में कहा। लेकिन क्यों? इसने बेचैनी से पूछा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसकी आंखों में देखती हुई वो सख्ती से बोली। मैं जानता हूँ, मगर फिर भी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो इसकी स्याह आंखों से निगाहें चुरा कर बोला। वो खामोश बैठी रही, फिर उठकर वापस चली आई, मगर इनकी दोस्ती का आगाज़ हो चुका था। रूबी, तुम बहुत उदास नज़र आती हो। मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहती हो इस तरह के लाइफस्टाइल में कोई लड़की खुश नहीं रह सकती, मगर फिर भी कुछ अपने बारे में बताओ। अब इनकी रोज़ मुलाकात हो जाती थी। तो एक दिन अली ने पूछा। रूबी ने इसे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना दी। इसका दिल दुख से भर गया। तुम्हारा बाप तो इंसान नहीं जानवर है रूबी। मुझे मिले तो मैं इसे जान से मार डालूं। कुछ देर बाद इसे गुस्से से कहा। रूबी बस खाली खाली आंखें लिए सामने की तरफ देखती रही। मैं बहुत लकी हूँ रूबी, जो मुझे मेरे पापा जैसा बाप मिला। कहने को तो वो मेरे चचा हैं, लेकिन एक बाप से बढ़कर मुझसे प्यार करते हैं। मैं 7 साल की उम्र से इनके पास रहा हूँ, मगर इन्होंने कभी मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं रूबी, सबकी बहुत हेल्प करते हैं। वो मेरे आइडियल हैं। अल्लाह ताला मेरे पापा को हमेशा सलामत रखे, आमीन। इसके लहजे से बाप के लिए अकीदत और मोहब्बत फूट रही थी। रूबी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। वो कुछ नहीं बोली, बस कुछ देर तक इसे तकती रही, फिर उठकर चली गई। रात में इसने सही खाना भी नहीं खाया, बस वो अली को सोचती रही। वो शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इतना अच्छा इंसान इसके लिए नहीं बना था। मैं मैसेज कर देती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। ये सोचकर इसने व्हाट्सएप खोला ताकि इसे मैसेज कर दे। इसकी नज़र अली की जस्ट अपलोडेड स्टेटस पर पड़ी, जिसके साथ काफ़ी क्लोज होकर सेल्फी थी।
जिस पे नीचे विद माय हीरो लिखा हुआ था। तस्वीर देखते ही वो सुन हो गई। थोड़ी देर गुमसुम बैठी रही, फिर कुछ सोचकर अली का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम। पहली बेल पे ही अली ने कॉल रिसीव कर ली। वालेकुम अस्सलाम। अली, आज तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो सीधे पॉइंट पर आ गई। हाँ, फिर क्या सोचा तुमने? वो बेताबी से बोला, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। इसने इत्मीनान से कहा। क्या तुम सच कह रही हो ना? वो खुशी से बेकाबू हो गया। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर वो मेहरुन्निसा मान जाएंगी ना? वो हिचकिचाकर बोला। उनकी फिक्र मत करो, इन्हें मैं हैंडल कर लूँगी, बस तुम अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। इसने फ़ोन साइड पर रखा और आंखें मूंद ली। इसके होंठों पर बड़ी असियत भरी मुस्कुराहट थी। क्या तुम पागल हो गए हो? समीना बेगम गुस्से से चीख पड़ी। अम्मी, मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ, वो इत्मीनान से बोला। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो? सलमान हाशमी ने इसे समझाना चाहा। मैं कुछ नहीं चाहता पापा, शादी करूंगा तो सिर्फ रूबी से। मैं इज्जत से इसे ब्याह कर लाना चाहता हूँ पापा, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं। तुम होश में हो अली? तुम्हारे पापा जाएंगे एक कोठे पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर? जिस इंसान ने अपनी जवानी में कभी अपने कदमों को बहकने ना दिया, कभी तवाइफ खानों के सामने ना गुजरा, तुम इसे बुढ़ापे में कोठे पर भेजोगे, वो भी अपने बेटे का रिश्ता लेने? समीना बेगम गुस्से में कांपने लगी। सलमान साहब को अचानक हवा में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ। इनका दम घुटने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस शादी करूंगा तो रूबी से। वो टेबल को ठोकर मारता, सीढ़ियां फलांगता अपने रूम में चला गया। हेलो अली, क्या बात है? क्या कहा तुम्हारे वालिदैन ने? रूबी ने कॉल रिसीव होते ही सवाल किया। कुछ नहीं, बस नहीं मान रहे, वो उदासी से बोला। क्यों, किस लिए? वो परेशान हुई। मैं बात करूंगी, हो सकता है इन्हें कायल कर लूं, इसने पुरयकीन लहजे में कहा। ठीक है, फिर आ जाओ, वो बेदिली से बोला और सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया, जहां सोफे पर सलमान हाशमी और समीना बेगम खामोश बैठे थे। इन्होंने एक नज़र इसे देखा, फिर सर झुका लिया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे से रूबी दाखिल हुई। दोनों मियाँ बीवी खड़े हो गए। आहिस्तगी से वालेकुम अस्सलाम कहा। सलमान साहब की गहरी नज़रें इस पर टिकी थी। वो इसे उलझन भरी नज़रों से देख रहे थे। ये रूबी है, अली ने तारुफ करवाया। समीना बेगम ने शोहर को देखा, मगर वो अपनी ही सोचों में गुम थे। मुझे आपसे बात करनी है, इसने समीना बेगम से कहा। बोलो, इन्होंने कोफ्त भरे लहजे में कहा। आप क्यों मेरी शादी अली से नहीं करवाना चाहते? इसने बड़े आराम से पूछा। क्योंकि तुम एक तवाइफ हो, तुम्हारी माँ भी एक तवाइफ थी, न जाने किसका गुनाह हो तुम। इन्होंने भी इतने ही इत्मीनान से जवाब दिया। समीना बेगम ने गुस्से से कहा। अम्मी प्लीज़। अली आगे बढ़ा, मगर रूबी ने हाथ के इशारे से इसे रोका। हाँ, मैं एक तवाइफ सादी हूँ और किसी का गुनाह हूँ, मगर क्या आप जानती हैं कि मेरी माँ को तवाइफ सादी किसने बनाया था और मैं किसका गुनाह हूँ? इसने असियत भरी मुस्कुराहट से कहा। समीना बेगम ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। ये लीजिए, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसने एल्बम निकाला और खोलकर इन्हें थमा दिया। ये क्या बकवास है? इन्होंने बेयकीन होकर एल्बम दूर फेंका और अपने शोहर की जानिब देखने लगी। इनकी नज़रें ज़मीन पर गिरे हुए एल्बम पर पड़ी, जिस पे इनकी और ज़ारा की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। वो समझ गए कि रूबी इनका ही गुनाह है। या अल्लाह, ज़िंदगी भर बे औलाद रहे, भाई की औलाद को बाप बनकर पाला, मगर एक बेटी की कमी हमेशा महसूस होती थी। आज इनकी बेटी इनके सामने है तो किस रूप में? इनकी नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी रहीं। ये झूठ है ना? बोलिए ना। देखो अली बेटा, ये कैसी जाली तस्वीरें लाई है। देखो पापा को क्या कह रही है बेटा। अली को झंझोड़ते हुए वो पागल हो रही थी। वो खुद ज़मीन पर पड़े एल्बम में अपने बाप को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसके हवास सल्ब हो चुके थे। ये क्या बकवास है रूबी, तुम मेरे पापा पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? इसने खर्राते हुए पूछा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यकीन ना आए तो इस एल्बम के पूरे फ़ोटोज़ देख लो। मुझे तो खुद से घिन आती है कि मैं एक गुनाह हूँ। तुम्हें पता है अली, सुर्ख होती आंखों से अली को देखते हुए कहने लगी, मेरी माँ तवाइफ बनी तो इस शख्स की वजह से, और मैं तवाइफों में पैदा हुई तो इस शख्स की वजह से। सबसे ज़्यादा बेबसी तो मुझे तब महसूस हुई अली, जब मुझे पहली बार किसी शख्स के पास भेजा गया अपने जिस्म का सौदा करने के लिए, तो वो शख्स मेरा बाप था। सलमान हाशमी ने तड़प कर इसे देखा। वो नफरत भरी आंखों से इन्हें ही देख रही थी। सलमान हाशमी उर्फ सनी, जिसे मेरी माँ प्यार से सनी कहती थी, यही है वो जानवर अली जो तुम्हारा आइडियल है, मगर मेरे लिए ये हैवान है। इसने अली के हवासों पर बम फोड़ा।
सलमान हाशमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो अपनी ही बेटी का खरीदार बने थे। इनका दिल जिल्लत की गहराइयों में डूब गया था। ओ पापा, तो ये वो चैरिटी है जिसके लिए आपने मेहरुन्निसा को 10 लाख रुपए दिए थे। अली के लहजे में बेयकीनी और नफरत थी। जान से ज्यादा प्यारे बेटे की आंखों में नफरत इन्हें पागल किए जा रही थी। अली लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने रूम में चला गया। समीना बेगम वहीं ढह गई। दूसरी सुबह सलमान हाशमी के लिए अपनों की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रूबी के लिए भी इनका दिल बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था। इसलिए वो इससे माफ़ी मांगने कोठे पर आए, मगर वहाँ इन्होंने पुलिस को देखा जो कोठे की लड़कियों से पूछताछ कर रही थी। वो आगे बढ़े तो देखा सामने ही ज़मीन पर रूबी की लाश पड़ी थी। पता चला कि इसने खुदकुशी कर ली। वो फटी फटी आंखों से इसे देखते रह गए। इतनी जल्दी चली गई, अभी तो इन्होंने इससे माफ़ी भी न मांगी थी। अपने सीने से लगाकर इसे गुज़िश्ता सालों का अजाला भी करना था, मगर वो भूल गए थे कि हर चीज़ का अजाला मुमकिन नहीं, मगर किसी की इज्जत नीलाम करने का कोई अजाला नहीं होता। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उनको ये हक भी न दिया। अभी वो यही मंजर देख रहे थे कि मेहरुन्निसा ने इन्हें इशारे से बुलाया। इसने इन्हें एक खत पकड़ाया। ये रूबी की लाश के पास था, आपके नाम लिखा था, इसलिए मैंने छुपा लिया, पुलिस के हाथ न लग पाए। मेहरुन्निसा ने बरसों की वफादारी निभाई। इन्होंने कांपते हाथों से खत लिया और मेहरुन्निसा को जाने का इशारा किया। सलमान हाशमी साहब, क्या कहकर आपको मुखातिब करूं, समझ नहीं आ रहा। अब अबू जान, पापा जान तो नहीं कहूंगी। बरसों में जिस आग में जल रही थी वो अब बुझ गई है। जो गलती आपने और मेरी माँ ने की थी, इसमें ज़्यादा सज़ा मुझे मिली, जबकि कसूरवार आप दोनों थे, क्योंकि इसने एक अजनबी पे भरोसा करके अपने घर की इज्जत खाक में मिलाई थी। मैं चाहती तो ये फ़ोटो मीडिया पर दे देती, भले ही लोग मुझे अकेला और आपको ताकतवर समझकर मेरी बात का यकीन नहीं करते, लेकिन मीडिया को राय तो मिल जाती है ना पहाड़ बनाने के लिए। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो आपको आपके जान से प्यारे बेटे और वफादार बीवी की नज़रों में गिराना था, क्योंकि वही आपका सरमाया हयात थे। जब आप इनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, जैसे कि मेरी माँ को हुई थी, जब आपकी वजह से इनकी फैमिली ने इन्हें मरा हुआ समझ लिया था। गलती मेरी माँ की भी थी। अब आप सारी जिंदगी अपनों की नफरतें बर्दाश्त करो। मेरी मौत के बाद शायद अली आपसे और ज़्यादा नफरत करने लगे। इससे कहिएगा कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के लिए हैं और मैं एक तवाइफ हूँ। आप और मेरी माँ दोनों गुनाहगार थे। आपको इसकी सज़ा मिली और मैं गुनाह थी और मैंने इस गुनाह को ख़त्म कर दिया। आपका गुनाह। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आए तो पुलिस जा चुकी थी। शायद कोठे वालों ने मोटी रकम देकर इनसे पीछा छुड़ाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रूबी के पास आए और इसके पास गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।